हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए विज्ञान विषय के लिए क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है, पूरा पैटर्न आपको पता लगेगा। साथ ही मैं आपको यहां पर जो क्वेश्चंस हैं विद आंसर बताने वाला हूं अथवा सहित बताने वाला हूं। तो आप सबको पता है कि मैंने लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप सबकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। देखिए, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दोनों मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सही विकल्प के आंसर मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो बता दिए है, तो पार्ट 1 नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। साथ ही चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने उसमें सॉल्व करा दिए हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व जरूर कर लें। और इसके आंसर देखने हैं आपको, तो आप लोग क्या करें, उस वीडियो को देख लें जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले भी मैंने इसके आंसर बता चुका हूँ। जितने प्रश्नों के आंसर मैंने बता दिए हैं वो आपको पार्ट 1 में ही मिलेंगे। तो पार्ट 2 ये वीडियो का है, इसलिए पार्ट 2 को पूरा देखें। और जितने प्रश्न मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिए थे उसके आगे के प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। तो ये सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे, उसमें आंसर के साथ सभी ऑब्जेक्टिव भी बता दिए थे, सभी प्रश्न बता दिए थे। तो इन प्रश्नों के आंसर देखने के लिए उसी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। जितने मैंने बता दिए थे उसके आगे के देखते हैं। तो प्रश्न 13 तक के मैंने आपको बता दिए थे, जिसमें मैंने यहाँ पर संतुलित बल ये सब बता दिया था, ठीक है। अब प्रश्न 14 के आगे के प्रश्न मुझे बताने थे, जो कि आपके ही प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर देखिए, यहाँ पर तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे, तेज हवा के चलने से किसी उसकी शाखाएं गत्यावस्था में आ जाती हैं, किंतु फल व पत्ते जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहते हैं, अतः फल जो है टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण ये होता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से कर लीजिए याद, ठीक है। समझ लीजिए, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, किसी स्थिर वस्तु को कैसे चलाया जा सकता है, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न ही है ये, ठीक है। हाउ कैन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू बी मेड टू बी मूव, ठीक है। तो किसी स्थिर वस्तु को चलाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, किसी पिंड और वस्तु पर दबाव या खिंचाव बल का मतलब किसी वस्तु और किसी पिंड या वस्तु पर दबाव या खिंचाव बल कहलाता है। बल वह प्रभाव है जो स्थिर वस्तु को गति में लाने या गतिमान वस्तु को रोकने में क्षमता रखता है, ठीक है। जैसे कोई फुटबॉल है, ठीक है, उस फुटबॉल को आप क्या करेंगे, यहाँ पर बल लगा के इसको अपने पैर से इसको मारेंगे तो ये दूर जाएगी उछल के, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉल उस प्रकार से यहाँ से आया, आप लोग उसको बल लगाएं और रोक दें, तो दोनों प्रकार से बल काम करता है। तो स्थिर वस्तु को चलाने के लिए भी और चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए भी, ठीक है। तो स्थिर वस्तु को कैसे चला सकते हैं, हम बल लगाकर चला सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा पढ़ लीजिए इसको पूरा, और इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं आपके पेपर में। अगला देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना। तो द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और भार में जो अंतर होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने ये व्यवस्था इसलिए की है ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर पलटने में बार बार टाइम में मुझे ना लगे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर इस व्यवस्था कर दी है, ताकि इस स्क्रीन में आपको क्वेश्चन के आंसर देखते रहें, यहाँ पर क्वेश्चन देखते रहें, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें। और आप सबको पता है कि जितने वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आपको चैनल पे जाके देखते रहना है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाएंगे डायरेक्टली, वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और भार में जो अंतर हमें लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। तो यह अदिश राशि है, द्रव्यमान कैसी है, अदिश राशि है, और भार जो है सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनका एक निश्चित परिमाण और दिशा होती है, ठीक है। यह वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा है। यह वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। भार, वही हमने बोला था ना, F बराबर ma होता है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में बताया था आपको। तो m गुणा a, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये क्या होता है, बल है, ठीक है। एक ऐसा बल जिससे कोई वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि कोई भी फुटबॉल आपने ऊपर फेंक दी, तो वो इसी बल से उसको नीचे खींचेगी पृथ्वी, ठीक है। अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऐसे पृथ्वी रहती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है इसको, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर होता है, ठीक है, सभी जगहों पर। जैसे कोई फुटबॉल ली तो उसका सभी जगह पर ऐसे द्रव्यमान होगा, ठीक है। वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से बदलता है। जैसे वस्तु चंद्रमा पर किसी और वजन की हो सकती है, किसी और वेट की हो सकती है, और पृथ्वी पर किसी और वेट की हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देख सकते हैं यहाँ पर। विश्व का प्रत्येक पिंड हर एक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इस प्रकार से देख सकते हैं। दोनों को चित्र बना सकते हैं। जैसे दोनों पिंड यहाँ पर बनाए हुए हैं, इनके बीच की दूरी d है, और इन पर जो बल लगता है वो इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं यहाँ पर। F बराबर G m1m2/d स्क्वायर, मतलब जो d है इसका स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला देखिए,
पृथ्वी कहाँ गया, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम एवं उसकी त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना, देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है किलोग्राम में द्रव्यमान, एम दिया गया है ऑफ अर्थ, एम ई का मतलब है एम ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का मास कितना है, द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। जी तो हमें पता ही होता है, सार्वत्रिक जो है जी, सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जो होता है इसका वैल्यू इतना होता है, इसकी मान इतना होता है। और स्मॉल जी हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, वो जी स्मॉल जी है, यही निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है जी इक्वल टू बड़ा जी एम ऑफ ई अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब उन दोनों के बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जी को गुणा कर देंगे जो आपको उसमें मास दिया है, और बटे में लिख देंगे त्रिज्या, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या, और उस प्रकार से इसका स्क्वायर आप लोग कर देंगे और जो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, त्रिज्या है तो त्रिज्या का स्क्वायर होना चाहिए, वैसे यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर होना चाहिए इसका, फिर सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है, फिर निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा आंसर, इसमें कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसमें स्क्वायर करना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, ठीक है, 10 किलो है पृथ्वी पर, इसका भार क्या होगा, तो 10 किलोग्राम है तो 10 × 9.8 तो 98 न्यूटन हो जाएगा इसका भार, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है, और मुक्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। इसी एटीपी का प्रयोग शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए किया जाता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र, पादप कोशिका का चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके आने के चांसेस 100% है, इसलिए अच्छे से करना है इसको आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है, प्रश्न में यहाँ पर पढ़ते जाता हूँ, आप लोग भी देखते जाइएगा, ठीक है। तो हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का महत्व क्या है, देखिए ऊर्जा स्रोतों से हम सभी का जीवन सरल हो गया है, ठीक है। ऊर्जा किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। यह उद्योगों के लिए आवश्यक है। अब इसका उपयोग कृषि और संबंधित क्षेत्रों जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों तथा कृषि उपकरणों के उत्पादन और परिवहन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह घरों में खाना पकाने, घरेलू प्रकाश और गर्म करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न इसमें है, 1 किलो वाट में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलो वाट में कितने जूल होंगे, तो 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट गुणा 1 किलो वाट, 1000 वाट गुणे घंटा, तो 1000 × 60 × 60 कर देंगे, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, जूल, तो यहाँ पर इतने वाट सेकेंड जूल, ठीक है। इसका गुणा करके जितना भी संख्या आएगी इसको लिख देंगे आप लोग। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, तो जंतु कोशिका का चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से हो जाएगा जंतु कोशिका का चित्र, ठीक है। वीडियो को फुल स्क्रीन पर ही देखें तभी आपको क्लियर दिखेगा। अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है, तो अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, देख लीजिए यहाँ पर अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। एक कोश के जीव है, यह एंडोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करता है। एंडोसाइटोसिस क्या होती है, जैसे अमीबा ऐसा होता है ना, तो वो क्या करेगा, इस प्रकार से अपने शरीर में एक संरचना बनेगा, और यहाँ पर कोई भी भोज्य पदार्थ आएगा तो उसको इस प्रकार से फिर ऐसी संरचना को बंद कर लेगा, तो इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। किसी भी फूड आइटम को डायरेक्ट ही अपने शरीर के भीतर कर लेना, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के समान आकार गड्ढा बना लेती है, जिसमें भोजन प्रविष्ट हो जाता है। अमीबा की कोशिका में रसधानियाँ होती हैं, इनमें से एक खाद्य रिक्तिका होती है। खाद्य रसधानी भोजन से भरी होती है, इसे अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अगला देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या है, ठीक है, ये है 20वां क्वेश्चन। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु देख सकते हैं, ये है आपका, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 15वां प्रश्न भी आपका, मतलब 20वां प्रश्न है, इसमें 15 लिखा है, तो 20वां प्रश्न हो जाएगा आपका। और अथवा में है, इसके सूत्र लिखना है आपको, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये सूत्र जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसके आंसर देखिए,
ये लिखे हुए हैं सभी, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सोडियम सल्फाइड Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सभी के आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखिए 21वां प्रश्न क्या है। बस की गति 5 सेकंड से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करना है। तो उसको कैसे त्वरण को ज्ञात करना है, तो ये पूरा सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, प्रारंभिक वेग हमें दिया है u, ठीक है, उसको हम मीटर पर सेकंड में वेग तो पहले बदल लेना है क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है वो। अंतिम वेग v हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि पहले 80 था, घट के 60 हो गया, इसको बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। अब समय अंतराल हमारा कितना है, 5 सेकंड है, ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड में कम हो रही है उसकी गति, ठीक है, तो समय अंतराल 5 हो जाएगा। अब हम सूत्र लगा देंगे, ठीक है, त्वरण का a बराबर, तो अंतिम वेग भी कितना है, 300/18 है, ठीक है, v माइनस u/t है ना। तो इसमें देखिए, इसमें फिर भी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए ये 300 लिखना रहेगा इसमें, ठीक है, पेपर वो गाइड में ही गलत है। तो 300/18 माइनस 400/18 रहेगा। अब इसका अपन जब करेंगे तो 18 गुणा 300 में 18 54 और 18 जो 72, ठीक है, तो ये वैसे माइनस में आएगा, मंदन रहेगा ये, क्योंकि मंदन माइनस में आता है, ठीक है, त्वरण का उल्टा। तो इस प्रकार से आपका देखिए जो सॉल्यूशन जब करेंगे तो -10/9 आ जाएगा, तो 1.1 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये आंसर यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए, एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चल क्या होगी। तो 16 32 उसने तय करी, लिया गया समय है 4 + 2 6 सेकंड, ठीक है। तो तय की गई दूरी हमें औसत चल निकालनी है, औसत चल निकालने के लिए तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय लिख देंगे, तो 32/6 हो जाएगा, 5.33 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए 21 से 22वां प्रश्न देखते हैं। अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है और तने के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। अरेखित पेशी का चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं, सिंपल सा है, सार्कोप्लाज्म बनाना है, सार्कोलेमा बनाना है, केंद्रक भी बना देना, इस प्रकार से आप लोग बना देंगे इसका अरेखित पेशी का चित्र। और उसके बाद तने के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम, तो ये आपका इसका भी चित्र आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग चित्र बना सकते हैं, और उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।